वो एक सुनसान सी सड़क थी। इंसान क्या, वहां तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। अगर वहां कुछ था तो सिर्फ मरघट सा सन्नाटा। रोशनी के नाम पर सड़क के सबसे आखिरी छोर पर एक जलता बुझता बल्ब टिमटिमा रहा था, और उसी बल्ब के नीचे एक माइलस्टोन पर मेहीपुर 0 किलोमीटर दर्ज था। थोड़े आगे जाने पर एक छोटा सा उजाड़ सा खंडहर बन चुका इलाका नजर आ रहा था। शायद किसी जमाने में यही मेहीपुर गांव था। आसपास बहुत सारी कंटीली झाड़ियों और घने और मोटे तने के विशाल वृक्ष थे, और जब उनमें कोई तेज हवा का झोंका टकराता तो एक अलग सी अलौकिक और शरीर में कंपन पैदा कर देने वाली भयावह आवाज होती। सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई थी और बहुत जोरों की बिजली चमकने के साथ गरज रही थी। हवाएं भी काफी तेज। उसी सड़क से लगा हुआ वो एक हाईवे था। उसी हाईवे से कुछ दूरी पहले काफी समय बाद उस खामोशी को खत्म करते एक सफेद रंग की कार चली आ रही थी। उस कार को एक युवक चला रहा था और बगल वाली सीट पर एक युवती बैठी हुई थी। दोनों शायद पति पत्नी थे। काफी सजे धजे से, शायद किसी समारोह से लौट रहे हों। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुंझुन के जैसे नाचे झरमी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। हमें डर है हम खो ना जाए कहीं। अभिषेक, बस करो ना। एक तो वैसे ही इतनी रात हो गई है और तुम इतनी जोर जोर से अब ये गाना बंद करो, उसकी पत्नी ने चिढ़कर कहा। मेरी जान से प्यारी वैदेही, मैं तो इसलिए गाना गा रहा हूं कि हम दोनों का मनोरंजन होता रहे और रास्ता भी कट जाए। रेडियो के गाने तुम्हें सुनने नहीं है। वैदेही के पति अभिषेक ने कंधे उचकाए। रात काफी हो चुकी है, हमें वापस लौटने में बहुत देर हो गई। नहीं, वैदेही ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा। हाँ, देर तो हो गई है, लेकिन बुआ जी को तो तुम जानती ही हो ना, सबसे मिलवाने के चक्कर में समय का ध्यान ही नहीं रहा उनको, और उनको टोकना मतलब खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अभिषेक ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम्हारी बुआ जी के तो क्या कहने, आज भी उनका वही पुराना भाषण जारी था, वो भी सारे मेहमानों के सामने। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगता है, वैदेही ने लगभग उदास होते हुए कहा। आज फिर से उन्होंने बच्चे की बात की। अभिषेक ने वैदेही की तरफ देखा। उनके पास बच्चे को छोड़कर और कोई बात होती है कभी? अभिषेक, हमारी शादी को 1 साल नहीं पूरे हुए हैं अभी, और बुआ जी ने 10 महीने में 10 बार नहीं 1000 बार एक ही बात पूछ डाला है। बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो। ये तो पूरी तरह से हम पर हैं, ना कि हम बच्चा कब चाहते हैं। वैदेही काफी परेशान लग रही थी। वैदेही, तुम ज्यादा परेशान मत हो। बुआ जी का स्वभाव तो तुम जानती ही हो ना, वो ऐसी ही हैं। अभिषेक ने वैदेही को समझाया। मैं जानती हूं अभिषेक उनका स्वभाव, लेकिन तुम ही बताओ, वो सबके सामने शुरू हो जाती हैं। सगाई उनके बेटे की थी तो उस पर ध्यान देना चाहिए ना उन्हें, मगर नहीं ले दे के मैं ही दिखती हूं उनको। दादी कब बना रही हो, बच्चा कब कर रही हो, शादी को इतना समय हो गया। वैदेही लगभग हाँफ रही थी बोलते बोलते। वैदेही, शांत हो जाओ बब्बा, तुम अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रही हो। जब तक हम खुद बच्चे के लिए तैयार नहीं होते तब तक कोई कुछ कहे, कितना भी फोर्स कर ले, हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अभिषेक ने फिर से वैदेही को समझाने की कोशिश की। ठीक है, वैदेही ने धीरे से कहा। चलो अब अपना मूड सही कर लो। वैसे तुम्हें पता है अभी जिस हाईवे पे हम हैं ना, वो हॉन्टेड है। अभिषेक ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। अच्छा, हाँ, मैंने भी काफी सुन रखा है इस हॉन्टेड हाईवे के बारे में, बल्कि यहाँ तो बहुत सारे भूत भी नजर आते हैं लोगों को। और पता है, वैदेही बस करो प्लीज, तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है भूतों से। अभिषेक ने वैदेही को बीच में ही टोका। तुम्हें खुद को डर लगता है तो फिर मुझे क्यों डरा रहे हो? वैदेही खींची। उन दोनों के बीच थोड़ी और चुगलबंदी हो ही रही थी कि अचानक अभिषेक की कार 2 बार झटके खा के बंद हो गई। अभिषेक, ये क्या हुआ? वैदेही ने पूछा। कार अचानक बंद हो गई वैदेही, और अब ये वापस चालू भी नहीं हो रही। अभिषेक ने कार को स्टार्ट करते हुए कहा। अभिषेक बस करो, बंद करो अपना ये मजाक करना। तुम जानते हो रात काफी हो गई है और हम यहाँ अकेले हैं, हमें जल्दी घर पहुंचना है, सो प्लीज। वैदेही, मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा हूं, कसम से। ये गाड़ी सच में अपने आप बंद हो गई है। अभिषेक ने वैदेही को देखा। अब क्या करेंगे? तुम गाड़ी में बैठो, मैं बाहर जाके देख के आता हूं, क्या दिक्कत है?
अभिषेक ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। अंदर वैदेही ने कार की खिड़की खोल ली और अभिषेक को देखने की कोशिश करने लगी। बाहर अभिषेक ने सबसे पहले कार के टायर चेक किए। कहीं टायर तो पंचर नहीं हो गया, लेकिन टायर एकदम सही सलामत थे। अभिषेक आगे गया और कार की बोनट खोली। शायद उसमें कोई दिक्कत हो। क्या हुआ अभिषेक, कुछ पता चला? वैदेही ने आवाज लगाई। नहीं वैदेही, अब तक कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूं, तुम अंदर ही रहो। मौसम खराब होने वाला है, लगता है बहुत जोरों को बारिश होने वाली है। अभिषेक को जब कुछ भी ठीक से समझ में नहीं आया तो वो गाड़ी में आके बैठ गया। अभिषेक, मुझे डर लग रहा है, हम तो फंस गए, वो भी इतनी रात में। हमें बुआ जी के वहां ही रुक जाना चाहिए था। वैदेही ने अभिषेक को देखा। रात के 12:45 हो रहे हैं। इस वक्त तो शायद ही किसी की मदद मिले। जब से हम यहाँ फंसे पड़े हैं तब से एक इंसान, ना किसी की एक भी गाड़ी नजर आई है। अभिषेक ने बाहर देखा। बाहर वाकई बहुत ज्यादा सन्नाटा था। थोड़ी थोड़ी दूर पे स्ट्रीट लाइट होने के बाद भी आसपास का इलाका गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। मौसम भी काफी खराब हो रहा था। बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं चल रही थीं। अभिषेक और वैदेही को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे बाहर निकले इस मुसीबत से। आज जब बुआ जी ने इन सबको रुकने के लिए कहा था, तब भी देर रात घर लौटने का फैसला इन दोनों ने कर लिया था और अब इस तरह फंस गए थे कि सुबह होने से पहले मदद की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। अभिषेक, सुनो ना, ऐसे कार में बैठे बैठे तो कोई आने से रहा मदद के लिए, क्यों ना हम बाहर आगे जाके देखें, शायद कोई मदद मिल जाए। रात भर क्या हम ऐसे ही कार में बैठे रहेंगे? वैदेही अब तक बहुत परेशान हो गई थी। चलो देखते हैं, शायद कुछ। अभिषेक अभी बोल ही रहा था कि अचानक वैदेही का फोन बजने लगा। मम्मी, वैदेही ने रुंधी आवाज से कहा। बेटा क्या हो गया, रो क्यों रही हो? तुम लोग पहुंच गए ना घर, ठीक तो हो? उधर से वैदेही की सांस की परेशानी भरी आवाज आई। वैदेही उनसे बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, इसलिए फोन अभिषेक ने ले लिया और अपनी मम्मी को सारी बातें बता दी कि कैसे वो लोग फंस गए हैं। अभिषेक अभी उनसे बात ही कर रहा था कि कॉल बंद हो गई। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, जिस वजह से फोन बंद हो गया था। अभिषेक ने अपने फोन से दोबारा कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल न रहने के कारण असफल रहा। आखिर में उन दोनों ने फैसला किया कि बाहर ही जाके देखते हैं, आगे शायद कोई मदद मिले। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके मन के एक कोने में डर गहराता जा रहा था। लेकिन एक उम्मीद के साथ आगे जा रहे थे कि कोई लिफ्ट ही मिल जाए तो वो लोग अभी यहाँ से चले जाएंगे और कल सुबह गाड़ी को ठीक करा लेंगे और वापस ले जाएंगे। थोड़े ही आगे जाने पर उनको उस हाईवे से होकर एक सड़क पर जाती एक लगभग 7-8 साल की बच्ची भागती हुई नजर आई। उन दोनों ने जब उसको आवाज दी तो बच्ची अनसुना करके उस सड़क की तरफ चली गई। ज्यादा अंधेरा होने के कारण दोनों उस बच्ची का चेहरा नहीं देख पाए। इतनी छोटी बच्ची इतनी रात गए यहां पर क्या कर रही होगी? वैदेही ने उस ओर देखते हुए कहा जहां वो बच्ची गई थी। वैदेही, ये देखो, लगता है आगे जाकर कोई गांव है ये, चलो देखते हैं, शायद इस गांव में से कोई मदद मिल सके। अभिषेक ने वैदेही को नीचे की तरफ एक माइलस्टोन दिखाया। अभिषेक और वैदेही आने वाले खतरे से अनजान दोनों उस माइलस्टोन को पार करते हुए आगे बढ़ गए। उस माइलस्टोन के पास एक हल्का टेढ़ा हुआ स्ट्रीट लाइट का बल्ब जल बुझ रहा था और उस माइलस्टोन पर मेहीपुर 0 किलोमीटर दर्ज था। सुबह के 11 बज रहे थे। वो एक पुलिस स्टेशन था। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जिसका पुलिस स्टेशन के काम से तो बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था। भांप उड़ाते चाय की केतली पकड़े लगभग 19-20 साल का एक लड़का पुलिस स्टेशन के अंदर चला आ रहा था। सामने का नजारा देख के उसे थोड़ी हंसी आ गई। उसे कहीं से भी ये पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, किसी गांव का चौपाल बन गया था। आधे लोग अपनी अपनी बीवियों की चुगली में व्यस्त थे और बाकी बचे किसी एक के मोबाइल फोन में नजरें गड़ा करके शायद कोई चलचित्र देखने में व्यस्त थे। चाय, उस लड़के ने एक निगाह सब पे डाली, फिर जोर से बोला। सबका ध्यान उसकी तरफ गया और सब चाय पीने को लग गए। अरे लाला विजय, तुम्हारे चाय की ही बहुत ज्यादा जरूरत थी, वहां के हेड कांस्टेबल ने पान वाले मुंह से ही कहा, जो आधा ही समझ आ रहा था। हमारा नाम विजय है चौबे जी। चाय वाला लड़का जिसका नाम विजय था सबको चाय देने लगा।
सबसे आखिर में वो बाहर वाले कमरे से अंदर गया और बस कुछ ही सेकंड में वापस भी आ गया। आज भी कोई बड़े साहब नहीं आए? विजय ने बाहर आते हुए उसी हेड कांस्टेबल से पूछा। अरे अब का बताए बींजे, इकोनो जाना माना शहर तो है ना ही कि सुबह में कोई साहब गए और शाम होते होते कोई नए आ जाए। अब 3-4 दिन तो लगेगा ही नए साहब को आते आते, फिर आते ही ड्यूटी पे थोड़ी आ जाएंगे। अपना सामान भी तो जमाएंगे ना, थोड़ा यहाँ के वातावरण में ढलेंगे, उसके बाद स्टेशन भी आ जाएंगे। चौबे जी ने पूरी तत्परता से विजय को ज्ञान देने की कोशिश की। शहर जाना माना हो या बहुत पिछड़ा हुआ, एक पुलिस ऑफिसर को ना ही अपनी जिम्मेदारी भूलनी चाहिए और ना ही अपने कर्तव्य। और यही सारी बातें बाकी के पुलिस और पुलिस स्टेशन के कर्मियों के लिए भी होनी चाहिए। नहीं, इससे पहले चौबे जी और ज्ञान दे पाते, पीछे से किसी युवती की आवाज आई। अरे बिल्कुल सही कहा, रहब हब अब। चौबे जी की बाकी बातें उनके गले में ही अटक गई। अब तक वो पीछे मुड़ चुके थे और अपने सामने उस युवती को देख के अच्छा खासा चौंक भी गए थे। दरअसल उनके ठीक सामने खाकी वर्दी पहने वही युवती खड़ी थी। लंबा कद, गोरा रंग चेहरे पे एक तेज लिए हुए और आंखें तो समुद्र जितनी गहरी, घनी पलकों के साथ, सीधी नाक और पतली होंठ, हल्की मुस्कान लिए हुए और शरीर बिल्कुल एक पुलिस अधिकारी की तरह मजबूत। वैसे अगर उसे बिना वर्दी के कोई देख लेता तो पुलिस से ज्यादा किसी फिल्म की अदाकारा लगती उस शख्स को। वो युवती आगे आई और ठीक चौबे जी के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। एक बार उनकी नेम प्लेट पे नजर डाली, लिखा था चंदन चौबे। हाँ तो चौबे जी सही कहा ना हमने? उस युवती ने चौबे जी की आंखों में देख के सवाल किया। जी वो आप, वो मैं। मैडम, चौबे जी एकदम हड़बड़ा गए थे। जी मैं आज से इस स्टेशन की नई इंचार्ज ऑफिसर एएसपी विरुषा वर्मा। एएसपी विरुषा वर्मा, उसने अपना परिचय दिया। इधर चौबे जी को सदमे से निकलकर कुछ पल सोचने में लगे, फिर जल्दी से सैल्यूट किया। जय हिंद मैडम जी। माफ करिएगा मैडम जी, दरअसल वो बस ऐसे ही कह रहे थे। चौबे जी ने आगे सफाई दी। मुझे आज 11 बजे तक यहाँ रिपोर्ट करने का ऑर्डर था और मैंने ठीक 11 बजे रिपोर्ट किया। रही बात सामान जमाने की, तो वो धीरे धीरे जमा ही लेंगे और अगर यहाँ के वातावरण में ढलना है तो बहुत समय है मेरे पास। यहाँ पर चौबे जी वो भी धीरे धीरे ढल जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ड्यूटी आती है, बाकी काम बाद में, है कि नहीं? विरुषा ने कहा। जी मैडम जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एकदम सही। ही। चौबे जी ने बातों में मिश्री घोलते हुए कहा। विजय जा चुका था, सभी लोग अपने अपने काम में लग गए और विरुषा ने पुलिस स्टेशन इंचार्ज का स्थान संभाला और बाकी के कागजी काम खत्म करके स्टेशन पर बाकी के फाइल्स देख रही थी। बगल में चौबे जी खड़े होकर बड़े गौर से अपने नए आए हुए थाना इंचार्ज को देख रहे थे। क्या बात है चौबे जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? विरुषा ने कंखियों से देख लिया था चौबे को घूरते हुए। कुछ नहीं मैडम जी, वो पहली बार इस पुलिस थाने में कोई महिला ऑफिसर आई है, ना तो अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है। चौबे जी ने दांत तड़काए। विरुषा बिल्कुल हल्के से मुस्कुरा दी और अपना ध्यान वापस फाइल पर लगा लिया। अभी कांस्टेबल चौबे आगे कुछ कहता कि बाहर से किसी महिला की तेज रोने की आवाज आने लगी। विरुषा और चौबे बाहर जाते या कुछ समझ पाते, इससे पहले ही 2 पुरुष और 2 महिलाएं अंदर ही आ गए। वो चारों काफी परेशान और घबराए हुए थे। उनमें से एक औरत तो बस रोए ही जा रही थी और दूसरी औरत उसे चुप होने को कह रही थी। अरे आप लोग ऐसे कैसे चले आ रहे? अरे ठहरिए भाई, चौबे ने उन्हें रोकते हुए कहा। मैडम जी, हमारे बिहू को ढूंढ दीजिए। वो कहते कहते उस औरत की आगे की आवाज रोने में बदल गई। देखिए, आप पहले शांत हो जाएं। बैठ जाइए आप लोग पहले प्लीज। विरुषा ने उस औरत को शांत करने की कोशिश की और सामने बैठने का इशारा किया। विरुषा ने सामने रखी कुर्सियों पर उन चारों को बैठने का इशारा किया। उन सबको शांत कराने में विरुषा को पूरे 10 मिनट लग गए। उनमें से एक पुरुष ने अपना नाम अशोक प्रसाद बताया और जो औरत बहुत ज्यादा रोए जा रही थी वो उसकी पत्नी उर्मिला प्रसाद थी। साथ में बाकी के जो 2 लोग थे वो अशोक प्रसाद की बड़ी बहन रीना गुप्ता और उनके जीजा जी अनमोल गुप्ता थे। अब ठीक से बताइए क्या बात है? विरुषा ने पूछा। मैडम, मेरे बेटे और बहू को ढूंढ दीजिए, अशोक ने कहा। मैडम, हमारा बिट्टू और उसकी पत्नी कल रात से ही गायब हैं। अब की बार अशोक की बहन रीना ने कहा। वो दोनों किस जगह से और कैसे गायब हुए हैं? क्या कोई फिरौती के लिए कॉल आई है अब तक?
विरूषा ने अशोक से पूछा। नहीं मैडम, ना उन दोनों की कोई खबर आई है और ना ही कोई फिरौती के लिए कॉल। अशोक ने आगे कहा, कल सुबह मेरी बड़ी बहन रीना जीजी के बेटे की सगाई में आए थे हम चारों। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा अभिषेक और बहू वैदेही। सगाई खत्म होते होते काफी देर हो गई तो जीजी ने कहा कि रात को यहीं रुक जाने के लिए। हम दोनों तो रुकने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अभिषेक और वैदेही ने कहा कि वो दोनों रात में ही घर जाना चाहते हैं। अगले दिन अभिषेक की कोई जरूरी मीटिंग होनी थी और उसके बाद वो लोग निकल गए। अशोक ने विस्तार से बताया। मैडम जी, उसके बाद रात के लगभग 1 बजे मैंने ही वैदेही को कॉल किया था। उस वक्त वैदेही बहुत परेशान थी, रो भी रही थी। इसलिए फोन अभिषेक ने ले लिया और बताया कि हाईवे के बीच में कहीं पे उनकी गाड़ी खराब होने के कारण वो लोग फंस गए हैं और आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं है। उसके बाद ठीक से आवाज भी नहीं आ रही थी। अभिषेक ये सब बता ही रहा था कि अचानक उसका फोन कट गया और बाद में वैदेही का फोन बंद आ रहा था। अभिषेक को भी मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगा और उसके बाद से अब तक उन दोनों की कोई खबर नहीं आई है। अभिषेक की मां ने अपने आप को संभालते हुए ये सारी बातें विरूषा को विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उनके अपने घर पर भी फोन किया था और उनके नौकर ने उन्हें यही जानकारी दी थी कि वो दोनों घर नहीं पहुंचे हैं। वो दोनों कौन से हाईवे में? अरे मना किया था हमने, रात में मत जाओ, लेकिन नहीं, हम तो गलत ही कहते हैं ना हमेशा। अरे जाने से पहले 1000 बोले थे कि हाईवे से जाने की कोई जरूरत नहीं है, कच्ची वाली सड़क से जाना, वो भी नहीं सुना दोनों ने। अब घेर लिया ना उन बुरे सायों ने दोनों को भी, हो गए ना वो दोनों भी और लोगों की तरह गायब। विरूषा की बात को काटते हुए अशोक की बड़ी बहन ने भी अपनी भड़ास निकाली। बुरा साया और लोगों की तरह गायब? विरूषा की बात को काटते हुए अशोक की बड़ी बहन ने भी अपनी भड़ास निकाली। बुरा साया और लोगों की तरह गायब मतलब? विरूषा ने हैरानी से रीना की तरफ देखा। और नहीं तो क्या मैडम जी, 8-9 बजे के बाद तो उस हाईवे पे कोई नहीं जाता, आत्माओं का वास है वहां। बहुत सारे लोग वहीं से गायब हो चुके हैं और आज तक वापस नहीं लौटे, और जो 2-3 लोग वापस आए भी तो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। रीना ने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहा। मैडम जी, बिल्कुल सही कह रही हैं ये देवी जी। उस हाईवे में तो लोग दिन में भी जाने से डरते हैं जी, और रात में जाने वाले तो बहुत से लोग वहीं से गायब हुए और वापस आने वाले कुछ लोग पगला गए। चौबे ने बहुत ही गंभीर और डरती हुई आवाज में कहा। चौबे जी, आपने वहां पर कोई साया या भूत प्रेत खुद देखा है? विरूषा ने चौबे को देखा। नहीं मैडम जी, नहीं देखे हैं, और हमको कभी भगवान दिखाए भी नहीं। चौबे ने पूरे तरह से अपने डर पे काबू किया। तो फिर चौबे जी, जो चीज आपने देखी ही नहीं है उसके बारे में आपको नहीं कहना चाहिए। हमें फिलहाल अभिषेक और वैदेही को ढूंढने में ध्यान देना है। सबसे पहले आप इनकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखिए, बाकी जो भी होगा वो तो हम ढूंढ ही लेंगे। विरूषा ने कहा। मैडम, मेरा बेटा और मेरी बहू मिल जाएंगे ना? अशोक की पत्नी उर्मिला ने सुबकते हुए कहा। देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे अभिषेक और वैदेही को ढूंढने की, और जैसे ही उन दोनों की कोई खबर मिलती है हम आपको तुरंत बताएंगे। आप बाहर जाके रिपोर्ट लिखा लीजिए, और हाँ, अभिषेक और वैदेही की कोई तस्वीर है तो वो भी दे दीजिए। विरूषा ने उर्मिला को सांत्वना देते हुए फिर अशोक से कहा। अभिषेक के परिवार वालों ने रिपोर्ट लिखाया और विरूषा की टेबल पर उन दोनों की एक तस्वीर रखकर चले। विरूषा ने अभिषेक और वैदेही की तस्वीर देखी। विरूषा अपने टेबल से उठी ही थी कि अचानक उसका फोन बजा। हेलो पापा, विरूषा ने चहकते हुए फोन उठाया। ये क्या बात हुई वीरू बेटे? मैंने जो तेरे लिए सौंफ, अजवाइन और जीरा का चूरन बनाया था बेटे, वो तो तू भूल गई ले जाना, अब क्या करेगी? विरूषा के पापा ने चिंता भरी आवाज में कहा। ओफ विराट, बेटी को खाने की फुर्सत नहीं रहती है और तुम उसे चूरन न लेके जाने का ज्ञान दे रहे हो। कम से कम बेटी का हाल चाल तो पूछ लो पहले। विरूषा की मां की आवाज आई पीछे से। विरूषा के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। आप दोनों की नोक झोंक खत्म हो गई हो तो मैं बता दूं कि मुझे यहां आने के तुरंत बाद थाने में रिपोर्ट करना था, तो बस वक्त ही नहीं मिल पाया, इसलिए कॉल नहीं कर पाई। और हाँ पापा, आप ना मुझे वो चूरन भिजवा देना, ठीक है? विरूषा ने हंसते हुए कहा। अब तू शुरू हो गई वीरू, तूने ही अपने पापा को सर पे चढ़ाया है। विरूषा की मां ने कहा। मम्मी, ऐसी बात नहीं है, पापा को खुशी मिलती है यूट्यूब से देख के नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने का, तो करने दो ना, वैसे भी नुकसान थोड़ी होता है कुछ।
उल्टा फायदा ही तो होता है सेहत के लिए। विरूषा ने अपनी मम्मी को समझाया। हाँ हाँ ठीक है, अब ये बता ठीक से पहुंच गई थी ना, और नाश्ता किया कि नहीं? विरूषा की मां ने चिंता भरी आवाज में पूछा। हाँ मम्मी, बिल्कुल समय पर पहुंच गई थी मैं, और नाश्ता भी कर लिया है। अच्छा मम्मी, अभी मैं ड्यूटी पे हूं तो फोन रखती हूं, मैं बाद में आप दोनों से आराम से बात करती हूं। ठीक है, विरूषा ने कहा। हाँ ठीक है। और विरूषा की मम्मी बोल ही रही थी कि उसके पापा ने बीच में ही टोका। बेटा वो सब ठीक है, लेकिन सुन, रात में सोने से पहले दूध में एक चम्मच शहद डाल के पी के ही सोना, उससे तुझे ताकत मिलेगी, तू स्वस्थ रहेगी। ठीक है पापा, कॉल करती हूं फिर। विरूषा की मम्मी और पापा की नोक-झोंक वापस से शुरू हो गई थी, तो विरूषा ने मुस्कुराते हुए फोन रख दिया। अब तक चौबे भी वहां आ गए थे। चौबे जी, सबसे पहले हम अभिषेक की गाड़ी जहां खराब हुई थी वहां जाएंगे, और उस हाईवे पे भी ठीक से चेक करवाना होगा, शायद हाईवे में ही कहीं पे फंसे हो दोनों, क्योंकि वहां आसपास घने जंगल भी पड़ते हैं, विरूषा ने कहा और बाहर की तरफ चली गई। मैडम जी, आप अभी ही जाएंगी? चौबे ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। क्यों, आप कल या परसों जाने वाले थे? चौबे जी प्लीज, काम को लेके थोड़ा सीरियस हो जाइए, अभिषेक और वैद्य ही किसी खतरे में भी हो सकते हैं। विरूषा ने पीछे मुड़कर 1 मिनट के लिए सीधे चौबे की आंखों में देखा और बाहर को चली गई। सॉरी मैडम जी, कहते हुए चौबे भी बाहर की तरफ भागा। दोपहर के 2 बज रहे थे। पुलिस ने अब तक अभिषेक की गाड़ी को ढूंढ निकाला था। गाड़ी में उन्हें वैदेही का फोन, उसका बैग और 1-2 चीजें मिली, जिसमें उन दोनों के गायब होने का या उनसे वैदेही या अभिषेक का पता कर पाने का कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था। गाड़ी को जब चेक कराया गया तो उनकी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत थी। अभिषेक की गाड़ी चालू बंद भी आराम से हो रही थी, जबकि अभिषेक की मां ने बताया था कि उसकी गाड़ी खराब होने के कारण वो दोनों यहां फंस गए थे। सबसे पहले अभिषेक की गाड़ी को स्टेशन लेके जाओ और आसपास के इलाके में हमारे 5 से 10 लोगों को लेके एक सर्च ऑपरेशन करवाओ। वैदेही का फोन भी ऑन हो गया है, तब तक मैं उसके फोन में चेक करती हूँ, शायद कुछ मिले। विरूषा ने सब इंस्पेक्टर आयुष तिवारी को ऑर्डर्स दिए। यस मैडम, सब इंस्पेक्टर तिवारी ने कहा और विरूषा के ऑर्डर्स पूरे करने चला गया। इधर विरूषा वैदेही का फोन चेक करने लगी। शाम के 6 बज गए थे और हल्का अंधेरा गहरा रहा था। विरूषा को वैदेही के फोन से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन दोनों का पता लग सके। अभी भी अभिषेक की गाड़ी के आसपास के जंगल में सर्च ऑन ऑपरेशन जारी था। विरूषा एक बार अभिषेक की बुआ के घर भी जाके उनके घर में सबसे फिर से एक बार पूछताछ करके वापस उस हाईवे पर आ गई थी और अपनी टॉर्च लेके वो उन दोनों को ढूंढने अभिषेक की गाड़ी जहां थी उसके आगे की ओर बढ़ गई। साथ में कांस्टेबल चौबे भी था। थोड़े आगे जाने पर विरूषा ठीक उसी माइलस्टोन के पास खड़ी थी जहां कल वैदेही और अभिषेक रात में खड़े थे। मेहीपुर 0 किलोमीटर। चौबे जी, आगे कोई गांव है क्या? ये मेहीपुर? विरूषा ने एक बार उस माइलस्टोन को देखा और फिर चौबे की तरफ पलटते हुए पूछा। मैडम जी, वो गांव है नहीं, गांव था। बहुत साल पहले मेहीपुर नाम का गांव था। अब तो खंडर से भी खराब स्थिति है इसकी। चौबे ने एकदम फुसफुसा के कहा, जैसे थोड़ा भी जोर से बोला तो तुरंत पीछे से कोई आके उसका गला दबोच लेगा। यहां पर हमारी टीम ने ढूंढा दोनों को? विरूषा ने पूछा। मैडम जी, वो सब वो ठीक है, समझ गई। अभी तक टीम नहीं आई है तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं शायद दोनों यहां कहीं हों। विरूषा समझ गई थी टीम इधर नहीं आई है। अब तक तो उसने खुद ही जाने का फैसला किया। मैडम जी देखिए, हमारी बात सुनिए, अंधेरा होने को आया है और वैसे भी ये जगह, मतलब ये हाईवे ही ठीक नहीं है, ये गांव भी श्रापित है। नहीं था, नहीं है मैडम जी, हम नहीं जाएंगे, मतलब आप भी मत जाइए। चौबे डर के मारे कुछ भी बोले जा रहा था। कांस्टेबल चौबे, पागल हो गए हैं आप, विरूषा ने चीखा और चौबे चुप हो गया। पुलिस की ड्यूटी में इतना डरेंगे तो नौकरी कैसे करेंगे आप? विरूषा ने चौबे को फिर से डांटा। ठीक है, मत जाइए आप, डरते रहिए, मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन तब तक जाके इंस्पेक्टर तिवारी और बाकी की टीम को बुलाकर लेके आइए। यहां पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू करवाना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना? विरूषा काफी गुस्से में लग रही थी। चौबे ने जल्दी जल्दी अपना सर हाँ में हिलाया और वापस पीछे की तरफ चला गया जहां बाकी की टीम थी। इधर विरूषा,
मेहीपुर वाले माइलस्टोन को पार करती हुई अंदर उस रास्ते पर जाने लगी जहां के खतरे से वो बिल्कुल अनजान थी। वो उस रहस्यमयी सफर की ओर जा रही थी जो ना तो पूरे तरीके से सच था और ना ही पूरी तरह से झूठ। उस रास्ते को पार करते ही विरूषा एक खंडहर हो चुके इलाके में आ गई। पेड़ पौधे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि इस जगह में कभी कोई गांव भी था। विरूषा अपनी टॉर्च के साथ बहुत संभाल के आगे बढ़ ही रही थी कि उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। उसके शरीर ने एक बार झुरझुरी ली और वो थोड़ी सतर्क हो गई। विरूषा ने हल्के से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और एक झटके में बंदूक तानते हुए पीछे मुड़ गई। उसने टॉर्च से ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। शायद उसका भ्रम था। विरूषा वापस पलटकर आगे बढ़ने लगी। अंधेरा बहुत ज्यादा था और विरूषा के पास बस एक टॉर्च, जिससे एकदम ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था। थोड़े आगे जाने पर उसे किसी की चलने की आवाज आई, जैसे सूखे पत्ते पर कोई भाग रहा हो, और तुरंत आवाज बंद भी हो गई। काफी देर से इधर उधर भटकने के बाद भी विरूषा को अभिषेक या वैदेही कहीं नहीं दिखे। विरूषा को अब लग रहा था कि उसे वापस जाके टीम के साथ आना चाहिए, क्योंकि ऐसा आभास हो रहा था शायद यहाँ पर ज्यादा लोग छुपे हुए हैं जो नजर नहीं आ रहे। कोई गैंग भी हो सकता है, क्योंकि उसको 2-3 बार यहाँ वीराने खंडहर बन चुके गांव में किसी के होने का एहसास हो चुका था, जो अभिषेक और वैदेही तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे। विरूषा वापस लौट ही रही थी कि उसे एक पेड़ के पीछे से कुछ आवाज आई। उधर टॉर्च घुमा के देखा तो कोई था पेड़ के पीछे। विरूषा ने एक झटके में बंदूक तान ली और धीरे धीरे पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। कौन है वहां? विरूषा तेज आवाज में बोली। सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो जो भी था अब भी पेड़ के पीछे ही था। देखो तुम जो भी हो, मैंने कहा सामने आओ। विरूषा इस बार लगभग चीखी। तभी पेड़ के पीछे से एक आकृति सामने आई। वो कोई लड़की थी। बिखरे हुए गंदे हो चुके बाल, उसका आधा चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। कपड़ों पर बहुत सारी मिट्टी लगी थी। उसका हुलिया एकदम बदहवास सा, आंखें एकदम लाल, होंठ थरथरा रहे थे। इससे पहले विरूषा ठीक से उसका चेहरा देख पाती, वो लड़की बेहोश होके वहीं गिर पड़ी। विरूषा जल्दी से उसके पास गई और उसका चेहरा थपथपाने लगी। चेहरे से उसके बाल ठीक से हटाए और जब टॉर्च से उसका चेहरा देखा तो विरूषा सकते में आ गई। ये लड़की और कोई नहीं, वैदेही थी। वो उस कस्बे का एक सरकारी अस्पताल का बरामदा था। विरूषा उसी बरामदे पर चहलकदमी कर रही थी और साथ में इंस्पेक्टर तिवारी और कांस्टेबल चौबे था। विरूषा को उस खंडहर हो चुके गांव मेहीपुर में वैदेही मिली थी। वैदेही एक पेड़ के पीछे से मिली थी और मिलते ही वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद विरूषा तुरंत वैदेही को लेकर इस सरकारी अस्पताल में आ गई। बाद में विरूषा ने उस जगह और उसके आसपास के इलाके का अच्छे से सर्च ऑपरेशन करवाया था। अच्छे से दोबारा से अभिषेक की खोज की गई, लेकिन अभिषेक का कुछ पता नहीं चल पाया था। अकेले वैदेही ही मिली थी और अब तक उसे भी होश नहीं आया था। पुलिस वैदेही के होश में आने का ही इंतजार कर रही थी, ताकि पता लगा सके कि उस रात उन दोनों के साथ आखिर हुआ क्या था। और अब अभिषेक कहाँ है? मैडम जी, वैदेही तो मिल गई, लेकिन अभिषेक का तो कुछ भी पता नहीं चल पाया है अब तक। कांस्टेबल चौबे ने विरूषा से कहा। वही तो कुछ समझ नहीं आ रहा चौबे जी। जब वैदेही वहीं थी तो आखिर अभिषेक कहाँ है? अब तो सही बात वैदेही से ही पता चलेगी कि आखिर अभिषेक है कहाँ और वैदेही उस वीराने में वहां पहुंची कैसे। विरूषा ने कुछ सोचते हुए कहा। वैदेही के ससुराल वालों को खबर कर दी आपने? विरूषा ने पूछा। जी मैडम जी, उनके ससुराल वालों को खबर कर दी है। उन्होंने कहा है वो जल्द से जल्द यहां पहुंच रहे हैं, चौबे बोला। ठीक है, विरूषा ने धीरे से कहा और अपने फोन में कुछ देखने लगी। 1 घंटा हो गया था और वैदेही को अब तक होश नहीं आया था। विरूषा ने वैदेही की हालत जानने के लिए डॉक्टर से मिलना चाहा, लेकिन मिल नहीं सकी। वो वैदेही का इलाज करके बहुत जल्दी में किसी मरीज को देखने चले गए थे। थोड़े देर बाद वैदेही के ससुराल वाले भी आ गए। उसकी सास, ससुर और अभिषेक की बुआ जी आए थे। अभिषेक कहाँ है? बुआ जी ने आते ही सीधे विरूषा से सवाल किया। हमने आपको फोन पे भी बताया था कि अभिषेक का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हमें वहां सिर्फ आपकी बहू वैदेही मिली, विरूषा ने शांति से जवाब दिया। वैदेही कहाँ है और वो ठीक तो है ना? इस बार सवाल वैदेही की सास ने किया। वैदेही अंदर है, अभी तक उसे होश नहीं आया है।
हमें भी उसके होश में आने का इंतजार है। वहां उस रात किया हुआ था, उसका जवाब सिर्फ वैदेही दे सकती है। विरुषा ने कहा, मैडम, जब आपको वैदेही वहां मिल गई तो हमारा बेटा अभिषेक भी तो वहीं कहीं होगा ना। दोनों साथ में ही तो थे। अभिषेक के पिता ने अपने बेटे के प्रति चिंता जताई। जब से हमारे अभिषेक की जिंदगी में ये वैदेही आई है, हमारे बेटे के ऊपर कुछ न कुछ मुसीबत आ ही रही है। खुद तो बच गई और मेरे अभिषेक को उस मनहूस जगह में छोड़ आई। अशोक, हमने कहा था कि इस लड़की से अपने अभिषेक की शादी मत करा। इसके तो पैर ही शुभ नहीं है। ना जाने हमारा अभिषेक किस हाल में होगा। बुआ जी ने नाटक मंडली से भी अच्छा रोने का भरपूर नाटक किया। देखिए, आप इस तरह से वैदेही को भी दोष नहीं दे सकती हैं। जब हमें वैदेही मिली थी तो उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, और जब तक वैदेही से बात नहीं हो जाती, आप ऐसे किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती हैं। और हाँ, किसी के पैर शुभ या अशुभ नहीं होते, विरुषा ने समझाया। हाँ जीजी, हमारी बहू तो सही सलामत मिल गई है ना, वैसे ही बेटा भी मिल जाएगा। इसमें वैदेही का कोई दोष नहीं है, वैदेही की सास ने कहा। दोष? अरे सारा दोष तो उस लड़की का ही है। उसी ने जिद किया होगा कि उसे रात में ही घर लौटना है। हमारी सारी सही बातें जो बुरी लगती हैं उसे। अभिषेक की बुआ ने वैदेही के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकाला। देखिए, यह समय वैदेही को दोष देने का नहीं है। आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। क्या गलत सोच रही है ये? लुगाइयों के पैर शुभ भी होते हैं और अशुभ भी। विरुषा अभी कह ही रही थी कि उसके पीछे से एक अनजान आवाज आई। विरुषा ने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक 50-55 साल का व्यक्ति, चेहरे पे एक अलग सा रौब लिए खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, घनी मूछें, धोती कुर्ता पहन रखा था और उसके बाएं कंधे पर एक गमछा भी था। उसने सर पर कुछ पगड़ी जैसा पहन रखा था। उसके पीछे एक और हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, हाथ बांधे हुए। वैसे उसे किसी की रक्षा की जरूरत तो नहीं लग रही थी, लेकिन देखने से ऐसा ही लग रहा था जैसे वो साथ में खड़ा आदमी उस व्यक्ति का रक्षक हो। आपकी तारीफ? विरुषा ने आगे बढ़ते हुए पूछा। अरे अफसर साहिबा, तारीफ तो हमारी, ये पूरा गांव करता है। धीरे धीरे आप भी करने लगेंगे। ये बात कहने के बाद उसने एक भद्दा और जोर का ठहाका लगाया, जिसकी जरूरत इस माहौल में बिल्कुल नहीं थी। माफ कीजिएगा, थोड़ा स्पष्ट होकर बताएंगे, कौन है आप? मैं कुछ समझी नहीं, विरुषा ने सवाल किया। यहाँ के कर्ता धर्ता हैं हम, नारायण चौधरी, उस व्यक्ति ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, जैसे सारा बल उसके नाम में ही हो। विरुषा ने कुछ भी नहीं कहा, बस सीधे उस नारायण चौधरी के आंखों में देख रही थी, एकदम निडरता से। वो इतना तो समझ गई थी कि इस व्यक्ति का अच्छा बोलबाला है इस जगह में। हमने सुना कि गांव में नई एएसपी अफसर साहिबा आई है, तो सोचा हाल चाल पूछने आ जाए और अपना हाल चाल भी बताएं। नारायण चौधरी ने बिना मतलब फिर से अपने मूंछों को ताव दिया और एक बार फिर वहीं हंसा जैसे बिना मतलब के हंसना उसकी आदत हो। विरुषा कुछ कहने ही वाली थी कि पीछे से नर्स ने आकर बताया कि वैदेही को होश आ गया है और अब विरुषा उससे मिल सकती है। विरुषा नारायण से बिना कुछ कहे उसके बगल से पार होती हुई वैदेही के कमरे में चली गई। उसके पीछे वैदेही के ससुराल वाले लोग भी चले गए। पीछे से नारायण चौधरी बहुत गौर से विरुषा को देख रहा था, चेहरे पर अजीब से भाव लिए हुए। अस्पताल में वैदेही के कमरे में उसके ठीक सामने विरुषा खड़ी थी। पीछे सब इंस्पेक्टर तिवारी था। पूछताछ के लिए उसके परिवार वालों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया गया था। वैदेही होश में तो थी, लेकिन एकदम शांत, आंखें एकदम सुनसान थीं। उन आंखों में कोई भाव ही नहीं था, बस उसके होंठ थरथरा रहे थे और काफी ज्यादा डरी हुई भी लग रही थी। वैदेही, तुम ठीक हो? विरुषा ने एकदम आराम से कहा। वैदेही ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें घुमा के एक बार विरुषा को देखा और फिर एक बार पलक झपकाया। लगभग 1 मिनट के बाद वैदेही के होंठ हिले और कांपती आवाज से उसने बस एक ही शब्द कहा, अभिषेक? हाँ वैदेही, अभिषेक कहाँ है वो? तुम्हारे साथ था ना? विरुषा ने एक बार फिर वैदेही से बात करने की कोशिश की। अभिषेक, अभिषेक, मेरे अभिषेक फंस गए हैं वहां, उसे निकालो, उसे बचा लो प्लीज। अभिषेक! वैदेही लगभग चीख पड़ी थी, अपने बिस्तर से उठ के बैठ गई थी। विरुषा हड़बड़ा गई। उसने वैदेही के दोनों कंधे आराम से पकड़े और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन वैदेही सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही थी कि अभिषेक फंस गया है और उसे निकालो वहां से।
विरूषा के बहुत कोशिशों के बाद भी जब वैदेही शांत नहीं हो रही थी तो उसने तिवारी को डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। डॉक्टर आए और वैदेही को शांत कराने का इंजेक्शन दिया गया, जिससे वो काफी हद तक शांत भी हो गई और कुछ देर बाद अपने बिस्तर पर निढाल हो गई। शायद नींद आ गई थी उसे। आप मेरे केबिन में आइए प्लीज, कुछ जरूरी बात करनी है, वैदेही के डॉक्टर ने कहा। विरूषा ने हाँ में अपना सर हिलाया और पहली बार ध्यान से उस डॉक्टर को देखा। देखने में एकदम बहुत मासूम, कोई हीरो भी इस डॉक्टर से 19-20 कम ही होगा। मजबूत शरीर, लंबाई लगभग 6 फुट 2-3 इंच तो होगी ही, रंग गोरा और एकदम काले बाल जो हल्के घुंघराले थे, आंखें बड़ी बड़ी और भूरी जिन पर लगा पतली सुनहरी फ्रेम का चश्मा उसके चेहरे को और भी ज्यादा मासूम बना रहा था। विरूषा उसे देखने में बाकी चीजें भूल ही गई थी जब तक उस डॉक्टर ने आंखों के सामने हाथ नहीं हिलाया। विरूषा थोड़ी सी झेप गई। डॉक्टर साहब अपने केबिन में जा रहे थे और उनके ठीक पीछे विरूषा चल रही थी। जैसे ही वो वैदेही के कमरे से बाहर निकली, उसे अपने बगल से वही जानी पहचानी आवाज आई। इन लुगाइयों का दिमाग तो होता ही है खराब होने के लिए। लो, एक और लुगाई भी पगला गई। और वहीं खिसियानी हंसी की आवाज आई। अब की बार विरूषा ने अपनी मुट्ठियां कस के भींच ली। वो अच्छे से जान रही थी कि ये और कोई नहीं, नारायण चौधरी था, जो सिर्फ बकवास कर रहा था। नारायण चौधरी जी, किनका दिमाग कैसा होता है इसके बारे में आपसे टिप्पणी लेने की जरूरत नहीं है मुझे। आप अपने काम से काम रखेंगे तो अच्छा होगा, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। विरूषा ने अपने आप को शांत रखते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हम मर्द तो अपने काम से ही काम रखते हैं, लेकिन ये लुगाई जात, इन्हें अपने काम से काम रखना कहाँ आता है। अपने आप को ही देख लो, चूड़ी पहनने वाले हाथों में डंडा लेके घूम रही हो और आवाज नीची रखने के बजाय मर्द जात से ऊंची आवाज में बात भी कर रही हो। उल्टा काम तो औरत जात कर रही हैं आजकल। नारायण चौधरी के चेहरे पर औरतों के लिए अलग ही नफरत झलक रही थी। जब मर्द जात अपने आपे से बाहर हो जाए ना और नफरत और अहंकार को अपनी पगड़ी बना ले, तब वहीं औरत को चूड़ी छोड़कर डंडा भी पकड़ना पड़ता है और सबक भी सिखाना पड़ता है। रही बात पागल होने की, तो पागल वो औरत नहीं, ऐसे दोहरी सोच रखने वाले होते हैं चौधरी साहब। विरूषा के आगे जो डॉक्टर थे, उन्होंने नारायण के आंखों में देखते हुए कहा। नारायण ने एक गुस्से भरी नजर डॉक्टर पर डाली। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप बिना मतलब कभी भी मुंह उठाए यहां क्यों आ जाते हैं। आपका दिमागी संतुलन तो बिल्कुल ठीक है ना, फिर अस्पताल के चक्कर क्यों काटते हैं अपना इलाज कराने। डॉक्टर ने तंज कसा और नारायण चौधरी गुस्से से कांपता हुआ बिना कुछ कहे पैर पटकते वहां से चला गया। विरूषा ने उस डॉक्टर को देखा तो उसने अंदर आने का इशारा करते हुए अपना सर हिलाया और विरूषा उसके केबिन में चली गई। अंदर जाते ही वो अलमारी में कोई फाइल ढूंढने चला गया और विरूषा सामने रखे कुर्सी पर बैठ गई। एक नजर डॉक्टर के नाम वाली तख्ती पर डाली तो लिखा था डॉ नील चौधरी। बाहर जो कुछ भी हुआ, सॉरी फॉर दैट, यहां ये तमाशा रोज का है, नील ने कहा। कोई बात नहीं, इसमें आपकी क्या गलती थी, कुछ लोग होते ही हैं ऐसे। बाय द वे, आप कुछ जरूरी बात करना चाहते थे, विरूषा ने जवाब दिया। वैदेही का केस पहला नहीं है, यहां ऐसे और भी मिलते जुलते केसेस आ चुके हैं। ईएसपी विरूषा। नील का चेहरा अभी काफी गंभीर लग रहा था। आप मुझे सिर्फ विरूषा कह सकते हैं, विरूषा ने कहा तो नील ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल जो अभी अभी उसने अलमारी से निकली थी, विरूषा को थमा दिया। हाँ, मैंने सुना है कि यहाँ कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है, खासकर वो लोग जो उस हाईवे से वापस लौट के आए हैं। डॉ नील, क्या आप भी यही मानते हैं कि वहां वो लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं या उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके वजह से वो इस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, अपना दिमागी संतुलन ही खो देते हैं? विरूषा ने पूछा और फाइल को खोल के देखने लगी। पक्के तरीके से तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगभग सबकी की हालत एक ही जैसी हो जाती है। सभी लोग मिलते जुलते एक जैसे ही शब्द या वाक्य बोलते हैं। ये जो फाइल मैंने आपको दी है, ये उन्हीं मरीजों के हैं जो वहां से लौटे हैं और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, नील ने बताया। मैं वैदेही से वापस बात करना चाहती हूँ, कब तक कर सकती हूँ? विरूषा ने कुछ सोच के कहा। कल सुबह तक आप फिर से बात कर सकती हैं, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। नील अब और भी ज्यादा गंभीर लग रहा था। पर्सनल एक्सपीरियंस? विरूषा ने नील को देखा। नील ने कुछ सोचा, एक गहरी सांस ली, फिर थोड़ा रुक कर बोला, जी हाँ, इस फाइल में एक नाम मेरी बड़ी बहन का भी है।
नलिनी चौधरी। नलिनी चौधरी। डॉक्टर नील के स्वर में घुली उदासी विरूषा के दिल में उतर गई। उस फाइल के पन्ने अब उसे किसी अनसुलझे रहस्य की तरह लग रहे थे। क्या नलिनी के साथ भी वही हुआ जो वैदेही के साथ हुआ था? उस हाईवे पर आखिर क्या छिपा है जो लौटते ही लोगों की जिंदगी बदल देता है? क्या विरूषा इस रहस्य की तह तक पहुंच पाएगी या फिर यह सच हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा? अगर आप भी इस रहस्यमय कहानी के अगले भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अधूरा सच भाग 2 का पहला एपिसोड आते ही आपको पता चल जाए। लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।